स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। कल जो रह गए थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज, मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका प्रांत और परिसर रह गए थे। ये सभी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और सभी को नोट कर लीजिए। दूसरी बात, अगर यहाँ आए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ बात किसकी हो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की हो, तो इन सभी के क्या लग जाएगा, इनवर्स। प्रतिलोम मतलब इनवर्स है ना, तो इनवर्स लग जाएगा। और जो प्रांत है वो चेंज हो जाएगा परिसर में, और जो परिसर है वो चेंज हो जाएगा प्रांत में। इतना ध्यान रहे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज है, और जो इसके पहले लिखे हुए थे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज थे। इतना समझ में आया होगा। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आते हैं हम सीधा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फलन है f(x), वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, -2, 1, -1, 2, 0, 3, 1, 5, 2, 7 की परास क्या है। इसकी परास हमें देखनी है कि परास है क्या। ऑप्शन नंबर ए है -2, -1, 0, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी है, इसकी परास क्या है ये बतानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑप्शन नंबर सी है 1, 2, 3, 4, 5। और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3, 5, 7। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर अगर क्रमिक युग्म में जो अवयव पहले आते हैं उन सभी अवयवों का, उन सभी एलिमेंट्स का जो सेट बनता है वो क्या होता है, डोमेन। क्या होता है, प्रांत। और बाद में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी का सेट, उन सभी का समुच्चय क्या होता है, परास, रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 5, 7। 1, 2, 3, 5, 7। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ये तो बिल्कुल आसान था सर। अरे बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में डिफाइन है। और फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि f(x) = 3x - 1 होगा यदि x 3 से बड़ा है, x² - 2 होगा यदि x है वो -2 के बराबर या छोटा, या फिर 3 से छोटा या उसके बराबर है। अब देखिए 2x + 3 होगा यदि x 3 से बड़ा है, तो f - 3 क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए -8, बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है -3। तो देखिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है कि f(x) दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, x f -3, मतलब x बराबर कितना है, -3। x की वैल्यू -3 है, सॉरी यहाँ लेस देन आएगा, यहाँ लेस देन आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया ना, यहाँ लेस देन आएगा। तो देखिए x की जो वैल्यू है, एक मिनट -3, क्वेश्चन में मिस्टेक की हुई है, क्वेश्चन में मिस्टेक की, लिखने में गलती हुई, लिखने में गलती। यहाँ पे है -3। अब एक काम करें क्या, नहीं मुझे लग रहा है -3 भी गलत है, मुझे तो लग रहा है -3 भी गलत है। दो करो,
तो अब तो ठीक है क्या? हाँ, अब ठीक लग रहा है मुझे, अब ठीक लग रहा है। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक? हाँ, ये है गड़बड़, ये है गड़बड़। अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। सर क्वेश्चन पूरा ठीक, क्वेश्चन पूरा ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। अब देखिए, यहाँ है -3, तो -3 -2 से बड़ा है या छोटा है? आपको तो इतना क्या पता है, माइनस के तरफ जितनी बड़ी संख्या वो उतनी ही छोटी संख्या। हाँ यार, तो -3 है वो -2 से छोटा है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से। और x की वैल्यू -2 से छोटी है ना, क्योंकि -2 देखिए इसमें बड़ा है, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे लागू होगी। तो 2 × -3 + 3 -6 + 3 -3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सर इतना टाइम तो आंसर लाने में नहीं लगा जितना टाइम हमें क्वेश्चन समझने में लग गया। सॉरी, समझने में तो क्या था, समझने में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन को लिखने में लग गया ना। क्वेश्चन को लिखने में जितना टाइम लग गया उससे कम में तो हमने आंसर लेके आ गए। इतना आया, क्वेश्चन को करेक्ट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई फंक्शन दिया गया है 1 4 2 5 3 6, और एक और फंक्शन है दूसरा g, वो हमें दिया गया है 4 8 5 7 6 9। तो गोफ क्या होगा? संयुक्त तो बताएगा ना गोफ दोनों का। तो देखिए, ए है कुछ इस तरीके से, बी है 1, 8 2, 7 3, 9। ऑप्शन नंबर सी है 1 7 2 8 3। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर कोई फंक्शन f है वो a से b में डिफाइन है, और एक और फंक्शन है b, वो b से c में डिफाइन है, तो इनका जो संयुक्त फलन होगा, जो गोफ होगा, वो a से c में डिफाइन होगा। क्या यही बोला था मैंने? हाँ या ना? हाँ सर, यही बोला था कि अगर गोफ हो तो f को तो पहले रखो, g को बाद में रखो, और ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। और मैंने ये भी बोला था कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्रमिक में जो पहले आते हैं अवयव, वो किसके अवयव होते हैं? a के। मतलब यहाँ a बन गया 1, 2, 3, b बन गया 4 5 6, और c बन गया 7 8 9, या 8 7 9 भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना है। या फिर अब देखिएगा, ये तो आपको सेट समझने के लिए आया। अब एकदम आसान, या तो आप ऐसे कीजिए, इसको यहाँ से 1, 8, क्योंकि देखिए 1, 4 और 4 किससे रिलेटेड है? 8 से, तो 1, 8 इतना आया। 4 2, 5 5 किससे रिलेटेड है? 7 से, तो 2, 7 कितना आ रहा है? 1, 8 2, 7 3, 9। यहाँ भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको और भी इजी वे में देखते हैं हम। फंक्शन जो f है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, कुछ इस तरीके से कि ये तो है a, ये है b, और ये रहा फंक्शन, ये है फंक्शन डिफाइन है। उसके आगे देखिए एक और है g, उसमें है, आपको इतना तो पता है ना 8 7 9। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सेट कुछ इस तरीके से होगा। इसमें कौन डिफाइन है? फंक्शन g। a किससे रिलेटेड है? 4 से, 2 5 से, 3 6 से, इतना ही है। 4 किससे रिलेटेड है? 8 से, 5 7 से, और 6 9 से, इतना आया। अब आपको पता है कि जो फंक्शन है, जो गोफ है दोनों का, संयुक्त फलन दोनों का कंपोजिट फंक्शन,
लाइन होगा। तो ए से सी में डायरेक्ट चले जाओ, 1,8 2,7 3,9 1,8 2,7 3,9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इतना आया, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी फलन f के लिए, किसी फलन f के लिए उसका प्रतिलोम संभव होगा यदि फलन, ऑप्शन नंबर ए, यदि फलन एकेकी हो, यदि फलन एकेकी हो, यदि फलन आच्छादक हो, यदि फलन एकेकी आच्छादक हो, या फिर कुछ कैसा भी हो चलेगा। अब देखिए, आपको मैंने पहले ही लिखवाया है और सीधा लिखवाया है कि एकेकी आच्छादक का प्रतिलोम भी एकेकी आच्छादक होता है, हाँ है ना। और अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसी फलन f का प्रतिलोम तभी संभव होगा जब वह फलन एकेकी और आच्छादक दोनों होगा। इतना आया समझ में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, अभी केवल और केवल बेस लेवल पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि f(x) = x - 1 तो फलन की परास क्या होगी? फलन की परास से क्या होगी? फंक्शन की रेंज क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है। अब आप बोलोगे कि सर ये कौन सा ब्रैकेट आ गया? ये तो आपने हमें बताया ही नहीं, आपने तो हमें केवल और केवल 4 तरीके के ब्रैकेट बताए हैं, क्लोज, ओपन, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज। ये तो तीसरा ही है। तो ध्यान रहे, जो ओपन ब्रैकेट है उसको कुछ इस तरीके से भी दर्शाया जाता है। इतना आया, कुछ इस तरीके से। तो ये जो सारे जो ब्रैकेट हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट है। इतना समझ में आया। अब देखिए इसकी रेंज निकलेगी कैसे। आप एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में क्रमिक युग्म में तो हमें पता है कि जो बाद में आएगा उन सभी एलिमेंट्स का सेट बना देंगे तो रेंज बन जाएगी ना, फंक्शन की रेंज बन जाएगी। लेकिन इस तरीके के फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे? इस तरीके का जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हम जो भी वैल्यू रख सकते हैं, इस फंक्शन में हम जो भी वैल्यू रख सकते हैं, बस ध्यान रहे फंक्शन का मान अनंत नहीं होना चाहिए। फंक्शन का मान अनंत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी वैल्यू रख सकते हैं वो क्या है? डोमेन, मतलब प्रांत। वो क्या है? डोमेन मतलब प्रांत। और वैल्यू रखने के बाद जो मान हमें मिले, वैल्यू रखने के बाद जो मान हमें मिले वो क्या है? रेंज मतलब परास। इतना आया। जैसे हम किसी पत्थर को फेंकते हैं, तो पत्थर को फेंकने के लिए उस पत्थर को हम एनर्जी देते हैं अपने शरीर से, हाँ या ना। मतलब उसके प्रांत में हमने वैल्यू रख दी। अब वो पत्थर जितनी दूर तक जाएगा वो उसकी क्या होगी? परास होगी। उसी तरीके से यहाँ जो वैल्यू हम रख सकते हैं वो क्या है? डोमेन। और जो वैल्यू हमें मिलती है, जो
पत्थर जितना दूर जाता है वो क्या है, उसकी रेंज। बस ध्यान रहे कि वो अनंत पर ना जाए। अगर पत्थर अनंत पर चला जाएगा तो उसकी परास हम डिफाइन कैसे करेंगे, वो तो पता ही नहीं चलेगा ना पत्थर कहाँ तक गया। तो रेंज डिफाइन होने के लिए फंक्शन अनंत नहीं होना चाहिए। इतना आया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसमें तो कोई भी वैल्यू रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, ये अनंत बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां अगर मैं 0 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर मैं 0 रखता हूं तो 1 आई। अगर मैं 1 रखता हूं तो 0 आई। हाँ तो देखिए अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं तो वैल्यू 1 आ रही है, अगर 1 रखता हूं तो 0 आ रही है, और अगर फिर 1 रखता हूं तो 2 रखता हूं तो 1 आ रही है। हाँ या ना, x बराबर अगर 2 रखता हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 2 माइनस 1 1। मतलब अगर x की मैं नेगेटिव वैल्यू भी रखूं तो मोड इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। हाँ या ना, फंक्शन की कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। कम से कम वैल्यू कितनी, 0। ज्यादा से ज्यादा, सर ज्यादा से ज्यादा 1000 रखोगे तो 999 आ जाएंगे, 10 लाख रखोगे तो फिर 1 माइनस हो जाएगा, करोड़ रखोगे तो फिर 1 माइनस हो जाएगा ना। मतलब ये कहां तक चलेगा, अनंत तक। इसकी कम से कम वैल्यू कितनी है, 0। कम से कम वैल्यू कितनी है, 0। 0 इसमें शामिल है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आई है। और कहां तक चलेगा, अनंत तक। अनंत के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां आएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना समझ आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फंक्शन दिया गया है mod x अपॉन s यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, और अगर 0 है यदि x इज इक्वल टू 0, तो फलन की परास क्या होगी। पूछ रहा है फलन की परास क्या होगी। -1,1 -1,0 -1,0,1 ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। ठीक है, समझिएगा। अब इसने तो केवल इतना दिया, अब वही बात है जो वैल्यू हम रख सकते हैं वो क्या होगा, क्या होगा, डोमेन। और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी, रेंज, परास। अब आप बोलोगे कि सर हम 0 नहीं रख सकते, तो 0 रखते ही क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। लेकिन नहीं, थोड़ा सोचो। अगर वैल्यू 0 रखेंगे तो फलन की कंडीशन चेंज हो गई। अगर 0 रखेंगे तो फलन की कंडीशन, फलन की वैल्यू क्या मिलेगी, फंक्शन की 0। और 0 हमें मिल सकती है, हमें क्या नहीं मिलनी चाहिए, अनंत नहीं मिलनी चाहिए, 0 तो मिल सकती है। हाँ मतलब सर इतना आंसर है। अब देखो यहाँ है x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब x 0 से कम भी हो सकता है, x 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो मैं देख लेता हूँ, x जब 0 से बड़ा है तो mod x क्या आता है, प्लस का x आता है कि नहीं आता। इसमें रखूंगा तो x अपॉन x कितना आ गया, वैल्यू 1, मतलब 1 तो इसमें आएगा। जब x 0 से छोटा है तो mod x क्या हो जाएगा, माइनस का x, इसमें रख दो माइनस का x अपॉन x, मतलब माइनस का 1 आएगा। अब 0 से छोटे के लिए देख लिया, 0 से बड़े के लिए देख लिया। सर 0 के बराबर के लिए, x बराबर 0 के लिए वैल्यू इसमें नहीं रखूंगा, वैल्यू चेंज। x बराबर 0 के लिए वैल्यू क्या, 0, मतलब ये तीनों ही आ गए, -1, 0, 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इतना समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन दिया है a sin x प्लस b cos x की रेंज, मतलब परास क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है ab
ए कोमा बी, ऑप्शन नंबर बी है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर सी है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन की रेंज निकलती कैसे। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, सीधा बता रहा हूं मैं, तो उसकी रेंज कैसे निकलेगी? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के साथ क्लोज ब्रैकेट। ध्यान रहे दोनों के साथ लगेगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये सीधा मैंने बताया है और ये सीधा ही होता है कि अगर कोई फंक्शन a sin x प्लस b cos x के रूप में दिया हो तो उसकी रेंज निकलती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ में। इतना ध्यान रखिएगा और अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है fx हमें दिया है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत क्या होगा। इसका प्रांत क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है माइनस का अनंत से -3, ऑप्शन नंबर बी है 3 से अनंत, ऑप्शन नंबर सी है -3, -3, ऑप्शन नंबर डी है माइनस का अनंत से माइनस का 3 यूनियन 3 से अनंत। इतना समझ आया? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ध्यान रहे ये इन्फिनिटी है, ये अनंत है, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन अंडर रूट एफ एक्स के रूप में हो तो मैंने क्या बोला, डोमेन कैसे निकालते हैं? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे ही बोला था। ये फंक्शन है तो लिख दो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैं इस 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं जब इनकी तुलना करूंगा तो फर्स्ट मेरे पास बनेगा कुछ ऐसा और सेकंड मेरे पास बनेगा कुछ ऐसा। अरे हाँ यार, जब दोनों पक्षों में माइनस का 3 जोड़ूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा कि नहीं? हाँ सर आएगा। इतना समझ आया? जब दोनों पक्षों में प्लस अक्स जोड़ूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? अब समझिएगा, इन दोनों कंडीशन से बनाइएगा। समझिए, एक तरफ तो माइनस का 3 लिखिए, एक तरफ 3 लिखिए। सॉरी, -3 से बड़ा है ना x और क्या है? बराबर भी है, बराबर है तो क्लोज ब्रैकेट। अब -3 से बड़ा हो जाएगा, -3 से बड़ा -2 -1 0 कितना भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन बड़ा तो हुआ। और जाएगा कहां तक? 3 तक। 3 इसमें शामिल है सर। अक्स 3 से बड़ा है या छोटा? अरे सर 3 की तरफ है, इसका मतलब अक्स तो 3 से छोटा है और 3 के बराबर भी हो सकता है। ये लो ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। ये देखिए अक्स लिख दिया, ये वाला जो है वो अक्स की तरफ है, अक्स की तरफ लगा दिया, ये 3 की तरफ है, 3 की तरफ लगा दिया और कुछ भी नहीं है। इतना समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का
प्रांत एवं परिसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए रियल नंबर कोमा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर कोमा पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर कोमा पॉजिटिव रियल नंबर। ऑप्शन नंबर डी रियल नंबर कोमा रियल नंबर एक्सेप्ट रेंज जीरो। मतलब रियल नंबर होगा रेंज के अंदर लेकिन जीरो को छोड़ेंगे। क्यों भाई जीरो को क्यों छोड़ेंगे? क्या f(x) = x² जो फंक्शन है कोई ऐसी वैल्यू है जिसे रखने पर हमें ये अनंत मिल रहा हो? नहीं सर, ऐसी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है तो घबरा क्यों रहे हो? देखो रियल नंबर के अंदर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी जो अपने मन में आया। अनंत थोड़ी ना बन रहा है। नहीं सर नहीं बन रहा, मतलब इसका प्रांत तो क्या हो गया? रियल नंबर। मतलब एक तो ये गया, केवल ये गया। हाँ या ना? अब देखिए आप बोलोगे सर वास्तविक संख्या में अगर मैं पॉजिटिव रख रहा हूं, जैसे x बराबर 2 रख लीजिए, तो f(x) बराबर कितना? 4। -2 रखूंगा तो भी 4। आप बोलोगे कि सर फंक्शन के अंदर जब मैं पॉजिटिव नंबर रख रहा हूं, एक धनात्मक संख्या रख रहा हूं, तो मुझे धनात्मक मिल रही है, लेकिन जब ऋणात्मक रख रहा हूं तब भी ऋणात्मक मिल रही है। मतलब जो वैल्यू हमें मिलती है वही तो रेंज होती है सर। हाँ वही रेंज होती है, और वो तो हमें नेगेटिव मिल ही नहीं रही। नहीं मिल रही तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना आया? इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतना आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फंक्शन है f(x) = sin इनवर्स x/x का प्रांत। ऑप्शन नंबर ए है -1, 1, -1, 0। ऑप्शन नंबर सी है -1, 1, -0, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। अब देखिए समझिएगा। अब सर क्या प्रांत है ना, मतलब आपको इतना तो पता है कि साइन इनवर्स x का प्रांत कितना है? -1 से 1, इतना तो पता है। हाँ सर साइन x का था वो -π/2 से π/2 था, लेकिन इनवर्स होते ही चेंज हो गया। जो प्रांत था वो परिसर बन गया, जो परिसर है वो प्रांत बन गया। तो साइन इनवर्स x का जो प्रांत है वो है -1, 1। लेकिन ये जो अपॉन में x आया है इसने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी कि अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। इसलिए मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा? 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना आया। वैल्यू 0 रखने पर इंफिनिटी बन रहा था, इसीलिए इंफिनिटी बन रहा था, इसीलिए मैंने क्या कर दिया? इसको माइनस कर दिया। और ध्यान दें हम माइनस भी तभी करते हैं जब ये वाली वैल्यू इनके बीच में आए। अब -1 से 1 के बीच में चलेंगे। ऐसे तो वास्तविक संख्या में अनंत संख्याएं हैं, लेकिन 0 भी आएगा, 0 आएगा, इसीलिए हमने इसको माइनस कर दिया कि भाई इस रेंज के अंदर ये नहीं आना चाहिए, इस डोमेन के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। 0 मैंने माइनस कर दिया। इतना समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है f(x) = cos x का प्रांत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π। ऑप्शन नंबर सी है 3π/2 से 2π। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। अरे सर
cos x का तो आपने डायरेक्ट लिखवाया था 0 से पाई, हाँ है ना प्रांत, लेकिन सर गड़बड़ी कर दी, यहाँ अंडर रूट साथ में दे दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत सर। अगर कोई फंक्शन अंडर रूट एफ एक्स हो तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब केवल आपको ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में cos x की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है। ये लो सर, इसको बोलते हैं 0 या 2 पाई, यही तो बोलते हैं। इसको बोलते हैं सर पाई बाय 2, इसको बोलते हैं सर पाई या 3 पाई, इसको बोलते हैं सर 3 पाई बाय 2, यही तो बोलते हैं ना। चलो ठीक है, आप समझिएगा एएस की शेड्यूल तो आपको पता है, ओवल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव। अब देखिए समझिएगा, कोस x 0 से बड़ा या बराबर, कोस 0 की वैल्यू 1, मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर कोस x पॉजिटिव होता है, ठीक है। 0 तो इसमें आएगा क्योंकि 0 कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और ये 0 से बड़ी होती है। अब बात रही है पाई बाय 2 आएगा कि नहीं आएगा। अगर x की जगह पे पाई बाय 2 रखूं तो कोस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, कोस x की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, मतलब ये किस में आएगा, एक क्लोज ब्रैकेट में आएगा। इतना आया। आगे सर कोस तो पॉजिटिव इसमें भी होता है, चौथे क्वाड्रेंट में तो कोई बात नहीं है, 3 पाई बाय 2 2 पाई यूनियन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे सर 2 पाई क्यों लगाया, 0 क्यों नहीं लगाया फिर से, तो ध्यान रहे हम यहाँ एक चक्कर पूरा देके आ गए हैं, इसीलिए 0 तो स्टार्टिंग में था, अब ये 2 पाई बन गया है, इसीलिए मैंने यहाँ 2 पाई लगाया है। इतना आया, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फंक्शन दिया गया है q से q में परिभाषित है। q है यहाँ परिमेय संख्याओं का समुच्चय, q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, और f(x) दिया गया है 3x + 5, तो f इनवर्स x क्या होगा, मतलब इसका प्रतिलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3x - 5, ऑप्शन नंबर बी है 1/3x - 5, ऑप्शन नंबर सी है x - 5/3, ऑप्शन नंबर डी है 9। अब देखिएगा, समझिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन को इनवर्स निकालने के लिए स्टेप बता दूंगा। स्टेप फर्स्ट, f(x) बराबर y मानिए, ये लिख लीजिएगा, f(x) बराबर y मानिए। स्टेप सेकेंड, अरे सर स्टेप सेकेंड क्या है, समीकरण को, इक्वेशन को x के बराबर लाइए, x के बराबर लाइए, ठीक है। स्टेप थर्ड क्या है, x के स्थान पर y तथा y के स्थान पर x रखिए, बस खत्म सर। अब यही रूल इसी में लेके आते हैं, f(x) बराबर y मान लिया, f(x) बराबर y मान लिया, इक्वेशन को x के बराबर लाइए, इक्वेशन को x के बराबर लेके आ गए, x के बराबर, x के स्थान पर y, y के स्थान पर x के स्थान पर y और y के स्थान पर x, इतना आया। अब देखिए, मैंने यहाँ f(x) बराबर क्या माना था, y माना था, हाँ यार इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब समझना, यहाँ अगर मैं इसको ना लिखूं, यही आपका f इनवर्स, ठीक है। अगर मैं y को ना लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, x बराबर f इनवर्स y, इतना आया। तो x बराबर यहाँ भी लिख दूंगा f इनवर्स y,
जब यहाँ y होगा, इतना है, जब यहाँ y होगा, फिर क्या है, y की जगह x रख दो, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो प्रतिलोम क्या हो गया, x माइनस 5/3, x माइनस 5/3। इतना समझ में आया। आप चाहो तो यहाँ एक काम करो, इसको हटा दो और डायरेक्ट लिख लो y के स्थान पर x रखिए, खत्म, डायरेक्ट लिख दो, y के स्थान पर x रखिए, लेकिन ध्यान नहीं लिख दे रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, fx हमारे पास दिया गया है x स्क्वायर माइनस 1 और gx हमारे पास दिया है 3x प्लस 1। तो संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन निकालना है हमें, वो x क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 9x स्क्वायर प्लस 6x, ऑप्शन नंबर बी है 3x स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी है 2x स्क्वायर माइनस 1 और डी है 3x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए हमें निकालना है गोफक्स। मैंने इसको कुछ पहले ऐसे भी लिखा था, अकॉर्डिंग टू कंपोजिट फंक्शन डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब संयुक्त फलन की परिभाषा से, ठीक है। fx क्या है अपने पास, x स्क्वायर माइनस। अब देखिएगा, जब यहाँ x था तब यहाँ x था, अब यहाँ क्या है, x स्क्वायर माइनस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यहाँ आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इतना आया होगा, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखिए, यदि fx हमें दिया गया है 2x प्लस 7 और gx हमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस 7, x बिलोंग कर रहा है r में रियल नंबर में, तब x के किस मान के लिए 4x इज इक्वल टू 25 होगा। ये बोल रहा है यदि fx फंक्शन ऑफ x दिया है 2x प्लस 7 और gx है को एक और फंक्शन है वो दिया गया है हमें x स्क्वायर प्लस 7 और x है वो बिलोंग किसमें कर रहा है, रियल नंबर में। तो x के किस मान के लिए 4x क्या होगा, 25 होगा। x का वह मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है -1,1, ऑप्शन नंबर बी है -2,2, -√2,√2 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। अब देखिए समझिएगा, सेम वही करना जो हम हमेशा करते आए हैं वही लिखना है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कुछ ऐसे, gx क्या है, x स्क्वायर प्लस 7, f x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 25। fx जब यहाँ x था तब x था ना, अब x थोड़ी ना है, अब तो x स्क्वायर प्लस 7 है सर, तो कोई बात नहीं है। क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू 25। इतना आया, इतना आया। एक मिनट सर gx में प्लस 7 भी है सर, हाँ प्लस 7 तो लगाया है ना, प्लस 7 तो लगाया है ये, हाँ fx में देखो सर, fx में प्लस 7 भी है अलग से, 2x प्लस 7, हाँ या ना, प्लस 7 है ना, ये मिलके क्या बना 21, उधर जाके 25 माइनस का 21 दिख रहा है ना, हाँ सर 25 माइनस का 21 कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो सर 2 आ जाएगा और x बराबर प्लस माइनस √2 आएगा सर। तो x की वैल्यू एक तो आई है प्लस का √2 और एक आई है माइनस का √2। देख लो सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द
इसका आंसर इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे वैसे सीधा सीधा हमने इसको सोल्व किया। इतना समझ में आया होगा। आज फंक्शन को करते हैं कंप्लीट, कल आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।